अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर के मुताबिक जमात नहुम से हमने तारीख़ का छठा सबक ख़वातीन को ख़ुद कफ़ील बनाना, ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात को ख़ुद कफ़ील बनाने के तहत हमने मुख्तलिफ़ मुहिमें देखी थी। साथ ही हमने बैनुल अक़वामी साल ख़वातीन जो कि 1975 में इसका ऐलान किया गया था ये भी देखा। इसी के साथ हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के बारे में भी जानकारी हासिल कर चुके हैं। जैसे भारत की पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकुर सी महिला विद्यापीठ जो मुंबई में है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाटा समाज विज्ञान संस्था ये भी मुंबई से ताल्लुक़ रखती है। सावित्रीबाई फुले जो कि पूना यूनिवर्सिटी कहलाती है, और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में ख़वातीन के लिए तालीमी मराकज़ कायम किए गए। इसी के साथ आलोचना और दृष्टि नामी मराकज़ भी ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर ये शोबे भी नुमाया किरदार अदा करते हैं। चलिए फिर हम आज बढ़ते हुए ख़वातीन से मुतल्लिक़ जिस तरह के क़वानीन बनाए गए थे उस पर तबसरा करते हैं। तो देखते हैं कि 1952 में भारत सरकार ने हिंदू ख़वातीन को पोडगी, जिसको हम ताहयात नानो-नुफ़क़ा कहते हैं, 1952 में ये हक़ दिया था। इसी के साथ साथ वालिद की विरासत में भी ख़वातीन को हक़ दिया गया, उन्हें भी हक़ मिल्कियत हासिल हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा बीवियों के रखने का जो सिलसिला था उसका ख़ात्मा करके मर्दों की तरह ख़वातीन को भी तलाक़ हासिल करने का हक़ दे दिया गया था। अगली दहाई में यानी 1962 का जब ज़माना आया तो ख़वातीन को एक कदम आगे ले जाने वाला क़ानून बनाया गया, यानी कि ख़वातीन का समाज में कदम मजबूत हुआ और उन्हें आगे बढ़ने की तरफ रहनुमाई की गई। जैसे हम देखते हैं कि 1961 में 1952 से लेकर 60 तक की दहाई के बाद 61 में हम आते हैं इंसदादे जहेज़ क़ानून जो कि 1961 में बनाया गया। इस क़ानून की राह से जहेज़ लेना या मांगना फ़ौजदारी गुनाह करार दिया गया, यानी कि क़ानून की राह से समाजी एतबार से जहेज़ का लेना और देना दोनों भी ममनू समझे जाने लगे और जहेज़ की रस्म को ख़त्म करके समाजी तहरीक को बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है, वैसे भी हमने देखा था कि जहेज़ एक लानत है, तो ये लानत पर हुकूमत ने भी मुहर लगा दी, यानी कि बिल्कुल जहेज़ लेना ममनू है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस क़ानून की वजह से ख़वातीन को जहेज़ जैसी बुरी रस्म से होने वाली तकालीफ़ कम हो गई। यानी पिछले ज़माने में हम देखते हैं जहेज़ एक बहुत बड़ा नासूर था, बल्कि आज भी कहीं कहीं इसका मसला दिखाई देता है, लेकिन काफ़ी हद तक इस पर काबू भी पाया गया है, क्योंकि क़ानून ऐसे सख्त बनाए गए हुकूमत की जानिब से जिसकी वजह से ख़वातीन को जहेज़ की एवज़ मिलने वाली तकालीफ़ कम हुई। ख़वातीन को ज़चगी के लिए छुट्टी दिलाने वाला क़ानून जिसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो कि 1961 में नाफिज हुआ था, ये एक्ट के तहत ख़वातीन को छुट्टी मिलने लगी। इस क़ानून की राह से ख़वातीन को ज़चगी के वक्त छुट्टियां लेने का हक़, ऐसी ख़वातीन जो कि मुलाजिमत पेशा है उनके लिए छुट्टी के लिए यहाँ सहूलत दी गई। हम आगे देखते हैं जहेज़ की रस्म की मुखालिफत में बेदारी। जहेज़ की रस्म की मुखालिफत में बेदारी किस तरह से पैदा की गई। भारत में जहेज़ मुखालिफ क़ानून होने के बावजूद खाना बनाते वक्त खातून के जलकर मौत, कपड़े धोते वक्त पैर फिसलकर कुएं में गिरकर मौत जैसी खबरें रोज़ाना अखबार में पढ़ने को मिलती थी। देखिए, एक बात यहाँ बहुत गहरी बात बताई गई है कि देखिए यहाँ पर जहेज़ ममनू करार दिया गया, हुकूमत की तरफ से इस पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन कुछ जहेज़ के लालची, जहेज़ के भूखे दिखावे के लिए तो भले सादगी से शादी करते हैं, लेकिन जब जहेज़ उनको उनके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलता या वो मांग कर नहीं ले सकते, तो ऐसी सूरत में वो आने वाली बहू के साथ ज़्यादती करते हैं, लेकिन ज़ाहिर भी नहीं होने देते। जैसे यहाँ कुछ मिसालें दी गई है, मसलन खाना बनाते वक्त अचानक खातून का जलकर मर जाना, यानी कि स्टोव है या गैस वगैरह का ब्लास्ट हो जाना, फट जाना, ये ज़ाहिरी अलामतें हैं, दरहकीकत इसके पीछे कोई और भी वजह होती है। इसके अलावा गाँव की ख़वातीन अमूमन कुएं के पास बैठकर या नदी नाले के पास बैठ कर के कपड़े धोया करती है, और ख़ास तौर पर कुएं के पास बैठकर अगर वो कपड़े धो रही है या पानी लेने के लिए कुएं में
डोल वगैरह डालती है या जो भी जिस तरह से वो पानी हासिल करती है, अचानक उसका पैर फिसल जाना और फिर वो कुएं में गिरकर मर जाना, ऐसी कई हमें ख़बरें मिलती रहती है। लेकिन जब इसकी तहक़ीक़ की जाती है तो पता चलता है कि इसकी वजह तो जहेज़ थी, यानी जहेज़ ना लाने की वजह से या कम लाने की वजह से ज़हनी तकालीफ देने के साथ साथ जिस्मानी तकालीफ भी दी जाती थी, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आती थी। लेकिन पसे पर्दा यही एक वजह थी। पुलिस, इंतज़ामिया, अदलिया की फ़आलियत से बेदारी पैदा हुई। देखिए, यहाँ पर तफ्तीश करने के बाद जैसे ही मालूम पड़ता है कि इसकी बुनियादी वजह अगर जहेज़ थी, तो इसके बाद पुलिस और इंतज़ामिया अदालत के ज़रिए यहाँ पे फ़ाल रहकर, मुतहरिक रहकर ऐसे मसाइल को हल करने में कामयाब रहती है। इसीलिए 1984 में जहेज़ बंदी इस्लाह क़ानून अमल में आया और 88 में 2209 ख़वातीन, 1990 में 4835 और 1993 में 5377 ख़वातीन जहेज़ की वजह से मौत का शिकार हुई। इन आदाद व शुमार की वजह से हमें इस मसले की शिद्दत का अंदाज़ा हुआ। मतलब ये है कि क़ानून तो बनाया गया लेकिन अमल नदारत है, यानी क़ानून तो बनाया गया, जहेज़ मुखालिफ या जहेज़ ममनू करार दिया गया, लेकिन जहेज़ का लेना और देना दोनों मजबूरी है या दोनों अपनी जगह ज़रूरी समझा गया, यानी कि जहेज़ के बग़ैर शादी नामुमकिन मानी गई। अच्छे घराने में भी जहेज़ लेना और देना शान समझा जाता है, और अगर जहेज़ की मुखालफत की जाती है तो अक्सर जगह पर, हर जगह नहीं लेकिन अक्सर जगह पर इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ आदाद व शुमार दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि किस तरह से 1984 में ये क़ानून नाफिज होने के बाद से लेकर 1984 में क़ानून नाफिज हुआ था और 1988 में 2209 ख़वातीन जहेज़ की वजह से, जहेज़ की कमी की वजह से या जहेज़ ना लाने की वजह से मौत के घाट उतारी गई। इसी तरह से 90 में 4835 तो 93 में 5377 इन ख़वातीन की आदाद व शुमार देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम ख़ानदानी अदालत की तरफ। शादी ब्याह से मुताल्लिक़ तनाज़ात, घरेलू मुश्किलें और उससे पैदा होने वाले मसाइल जैसे पोडगी, एक तरफ़ा सरपरस्ती, मियाँ बीवी का अलग रहना, औलाद की परवरिश वग़ैरह ख़ानदान से जुड़े हुए मसाइल हैं। यानी ख़ानदानी जो मसाइल होते हैं, आपसी जो मसाइल होते हैं, इसके लिए ख़ानदानी अदालत यहाँ पर मुक़दमे या केस वग़ैरह इसमें दर्ज किए जाते हैं ख़ानदानी अदालत में, जिसमें शादी ब्याह से मुताल्लिक़ मसाइल हो सकते हैं, घरेलू मुश्किलें हो सकती है, आपसी तनाज़ात हो सकते हैं, नानो नुफ़क़ा का यानी पोडगी का मसला हो सकता है, एक तरफ़ा सरपरस्ती जैसे कि सिंगल मदर है या सिंगल फादर है, इस तरह से अगर कोई मसला है, या मियाँ बीवी अलग अलग रहते हैं तो इनका असर उनके बच्चों पर पड़ता है, औलाद की परवरिश कौन करे, मियाँ वालिद करे या वालदा करे, इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसको अदालत के ज़रिए, ख़ानदानी अदालत के ज़रिए हम रुजू होकर के मसाइल को हल कर सकते हैं। सुबूत और गवाह की बजाय समझदारी और वकील की बजाय दोनों नसीहत करने की अव्वलियत दी जाती है। आमतौर पर होता ये है कि यहाँ पर सुबूत और गवाह पेश करने के बजाय दोनों तरफ़ा बैठक बिठाई जाती है और मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलात को तेज़ी से निपटाना ज़रूरी होता है। चले हम आगे बढ़ते हैं पोडगी के ताल्लुक़ से मुक़दमे की तरफ। किसी शादीशुदा खातून को उसका शौहर तलाक दे दे तो उस खातून की गुज़र बसर के लिए शौहर की तरफ से हर माह दी जाने वाली मुक़र्ररा रक़म को पोडगी या नानो नुफ़क़ा कहते हैं। देखिए, अगर कोई शादीशुदा खातून शौहर की तरफ से तलाक मिलने के बाद बेसहारा हो जाती है तो उसकी गुज़र व बसर के लिए शौहर जो हर महीना एक मुक़र्ररा रक़म देता है उसको नानो नुफ़क़ा कहते हैं, जो कि ताहयात दिया जाता है, मतलब उसके खाने पीने का ख़र्च रहे, मतलब उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो ख़र्च दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस में मोहम्मद ख़ान के ख़िलाफ़ शाह बानो को पोडगी मांगने का इख्तियार है, ये फ़ैसला सुनाया, लेकिन मजहबी इदारों ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था शाह बानो का। इस केस में ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया था कि मोहम्मद ख़ान जो कि शाह बानो के शौहर थे, उनकी तरफ से पोडगी मांगने का इख्तियार हासिल है शाह बानो को। इस तरह का फ़ैसला सुनाया, लेकिन मजहबी इदारों ने क्या किया, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया।
جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں مسلم وومن ایکٹ پروٹیکشن آف رائٹس آن ڈائیورس پاس ہوا. پروٹیکشن آف رائٹس آف ڈائیورس یعنی کہ طلاق کے بعد عورت کو تحفظ دینے کے لیے ایک ایکٹ جس کو مسلم وومن ایکٹ کا نام دیا گیا ہے، یہ قانون پاس کیا گیا. ہم آگے بڑھتے ہیں ستی مخالف قانون کی طرف. 4 ستمبر 1987 کو راجستھان کے دیورا نامی گاؤں میں روپ کنور نامی شادی شدہ خاتون کو ستی کیا گیا. ستی کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. ستی کسی لڑکی کا نام نہیں ہے، بلکہ ستی یعنی کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کی چتا پر بیوی کو بھی اسی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. اسے پوری طرح دلہن بنا کر شوہر کی چتا پر، شوہر کی ارتی پر بٹھا کر جلا دیا جاتا تھا. یہ ان کا قانون تھا جو کہ اس کی مرضی کے بغیر جلایا جاتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر اس کو اکسایا جاتا تھا اور اسے ستی کیا جاتا تھا. اس کا ستی ہونا یا ستی ہونے کے لیے اکسایا جانا یہ سراسر غیر قانونی تھا. ظاہر سی بات ہے کوئی اپنی مرضی سے جلنا نہیں چاہتا. یہاں پر ایک طرح سے یہ انسانی ظلم تھا، لیکن اس ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھائی گئی. مینا مینن، گیتا سدھو اور سجاتا آنند، انو جوزف، کلپنا شرما جیسی خواتین کی آزادی کے لیے کام کرنے والی رضاکار خواتین اور صحافیوں نے سچائی کی تحقیق کی کہ یہ مذہبی اعتبار سے واقعتاً ضروری ہے یا نہیں. اس کے بارے میں تحقیق کر کے سرکار نے کیا کیا، پھر 1988 میں سخت ترمیمات کی، رد و بدل کیے اور اس کے بعد ستی مخالف قانون 1988 میں پاس کیا گیا. ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں اب خواتین حقوق انسانی تحفظ قانون. حقوق انسانی تحفظ قانون خواتین اور مردوں پر ہونے والی ناانصافی کے تدارک کے لیے 1993 میں یہ قانون پاس کیا گیا. اس کے لیے قومی سطح پر حقوق انسانی تحفظ کمیٹی بنائی گئی. اسی طرح کئی ریاستوں میں ریاستی انسانی حقوق کمیٹی بھی بنائی گئی تھی. خواتین پر ہونے والے اجتماعی مظالم، طلاق شدہ خواتین کے سماجی حالات، خواتین کے لیے محفوظ مقام، روزگار جیسے بہت سارے مسائل تھے. ان پر تحقیق کی گئی اور اس کے بعد خواتین کے ساتھ جتنی ناانصافیاں ہوتی تھی ان کے خاتمہ کرنے میں قانون کی مدد سے کوشش کی گئی. ہم آگے بڑھتے ہیں. خواتین کے لیے جو نشستیں محفوظ کی گئی تھی یا ریزرویشن کیے رکھا گیا ہے اس کے بارے میں ہم معلومات لیتے ہیں. دستور میں 13ویں اور 73ویں اور 74ویں ترمیمات کے ذریعے، یعنی کہ 73ویں اور 74ویں جو ترمیمات کیے گئے، رد و بدل کیے گئے، اس کے ذریعے گرام پنچایت، پنچایت سمیتی، ضلع پریشد، نگر پالیکا اور مہانگر پالیکا میں 1/3 نشستیں خواتین کے لیے محفوظ کی گئی. یعنی کہ ان تمام شعبوں میں خواتین کو بھی حصہ دیا گیا، ان کے لیے بھی خاص طور پر نشستیں یا سیٹس ریزرو کی گئیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹر سمیت ملک کے 15 ریاستوں میں خواتین کو 50%، ہم نے اکثر سنا ہے کہ 50% ریزرویشن دیا گیا اور تمام شعبوں میں اب خواتین کو بھی مساوی مواقع میسر آئے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد بھارت کے دستور میں مساوات مرد و زن کے اصول پر عمل کیا گیا. یعنی کہ مرد اور عورت جو ہے مساوی ہیں کام کرنے کے معاملے میں، اسی طرح سے معاوضے کے بھی معاملے میں. لہٰذا جس کی وجہ سے خواتین کو ووٹ دینے کا حق بھی حاصل ہو گیا اور مردوں کے ساتھ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا، روزگار کے لیے یکساں موقع حاصل کرنے کا حق حاصل ہو گیا. ستی جہیز، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا جیسی رسموں پر قانونی اعتبار سے پابندی لگائی گئی اور پھر وراثت میں بھی خواتین کو قانوناً حصہ دیا گیا. انہیں طلاق دینے کا حق بھی حاصل ہوا. جس طرح سے مرد کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے اسی طرح سے عورت کو بھی قانونی اعتبار سے طلاق لینے اور دینے دونوں کا بھی حق حاصل ہو گیا. ان تمام ترمیمات کی وجہ سے ہمیں آج محسوس ہوتا ہے یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین نے تعلیم حاصل کر کے روزگار حاصل کر رہی ہے اور خواتین کی آزادی کے خیال سے ان میں ایک قسم کی خود اعتمادی، سیلف ڈیفنس جو کہتے ہیں ہم، خود کو تحفظ دینا جیسے جذبات ان کے اندر پیدا ہوئے. اور تعلیم، روزگار، انتظامیہ، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خواتین نے اپنے آپ کو محفوظ بنایا، مستحکم بنایا اور سماج میں وہ ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں.
اب ہم آگے دیکھتے ہیں درج فہرست ذاتیں. یہ جو حصہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.